डियर हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ डियर, ध्यान दीजिएगा। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं किसी में, लेट्स से दिल्ली, मुंबई, मतलब चेन्नई, पुणे एक्सेट्रा, तो हो सकता है कि नॉर्मली आपका कोऑपरेटिव बैंक से वास्ता आना पड़ता हो। बट लेट्स से अगर आपके आर्टिकलशिप वगैरह में आपने हो सकता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में मतलब देखा हो, मतलब जाना हो। बट यूजुअली डियर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का कोऑपरेटिव बैंक से ऐसा जो होता है वो हो सकता है कि उनका इनकाउंटर नहीं होता होगा। बट ये रूरल इकोनॉमी के लिए और सेमी अर्बन एरियाज़ के लिए कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं दे प्रूफ द, हम कह सकते हैं कि साहब कि दी मीन्स बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। और भारत देश में डियर लाखों कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं और अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हैं। तो मेरे साथ साथ देखेंगे भारत देश में, जैसे आपको पता है डियर, जैसे भारत देश में मतलब शेड्यूल्ड बैंक्स की अगर हालत खराब हो सकती है, उनके पास अगर एनपीएस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो कॉर्पोरेटिव बैंक को तो डियर फिर बनाया है इस पर्पज़ के लिए जाता है। तो मुद्दे वाली बात बस इतनी है कि हम ये चाहते थे, हमारे देश में ये चाहत थी कि डियर जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं उनको रिवाइव किया जाए, उनको जो है मतलब मरने ना दिया जाए। वी वांट टू रिवाइव द कोऑपरेटिव बैंक्स और इसके लिए दो प्रोविजंस ऐड किए गए। एक का नाम है सेक्शन 44 DB, एक का नाम है सेक्शन 44 DB और एक का नाम है 72 AB। तो सेक्शन 44 DB बात करता है कि अगर लेट्स से किसी कोऑपरेटिव बैंक का बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो साहब अगर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो डेप्रिसिएशन का खर्चा 35D, 35DD और 35DDA। DD आपको पता है VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। 35DD बोले तो साहब एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन डीमर्जर, 35D बोले तो प्रीमियरली एक्सपेंसेस और मींस डेप्रिसिएशन बोले तो सेक्शन 32। इनके एक्सपेंडिचर्स को कैसे अलॉट किया जाएगा। और 72 AB डील करता है कि कोऑपरेटिव बैंक से केसेस में लॉसेस वगैरह या फिर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वगैरह को हम कैसे डील करेंगे। तो फिर मेरे साथ साथ जल्दी से शुरू करेंगे। स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग मींस deductions in case of business reorganization of cooperative banks. The deduction under section 32, 35D, 35DD, 35DDA shall, in case where the business reorganization of a cooperative bank has taken place during the financial year, be allowed as per the provisions of this section. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि business reorganization क्या होता है cooperative bank का। इसके बाद कुछ और बातें करेंगे। तो मेरे साथ साथ देखेंगे business reorganization का मतलब क्या होता है। The reorganization of business involving amalgamation और demerger of a cooperative bank और conversion of a primary cooperative bank। conversion of a primary cooperative bank का मतलब क्या हुआ, मीन्स ट्रांसलेशन ऑफ अ प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक टू अ बैंकिंग कंपनी। सर कहना क्या चाहते हो, हमें कहना चाहते हैं कि लेट्स से एक कोऑपरेटिव बैंक है, अगर उसकी किसी दूसरी कोऑपरेटिव बैंक के साथ अमलगमेशन हो गई, दैट इज बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, और वहां पे 44 DB लग जाएगा। अगर एक कोऑपरेटिव बैंक है, अगर लेट्स से कि वो मीन्स डीमर्ज हो गया, अगेन इट इज द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक और वहां पे 44 DB लग जाएगा। या लेट्स से कोई प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक या फिर कोई प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, लेट्स से कि अगर वो कोई बैंकिंग कंपनी में अपना कन्वर्ट करना चाहता है, देन अगेन इट इज अ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन और वहां पे 44 DB लग जाएगा। ठीक है सर, अमलगमेशन डीमर्जर की बात तो आपने पहले भी की थी। हाँ डियर, हमने अमलगमेशन डीमर्जर की बात की थी, बट हमने किन के कॉन्टेक्स्ट में की थी, या तो कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में की थी या तो बैंकिंग कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में की थी। यहाँ पे हम किसके कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं डियर, कोऑपरेटिव बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कोरिलेट करना चाहूँ, या चलिए तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा कि सेक्शन 44 DB कहता है कि अगर कोऑपरेटिव बैंक का बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो ये जितने भी खर्चे हैं, ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, वो प्रपोर्शनेटली बांट दिए जाएंगे बिटवीन द प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक एंड द सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमलगमेटिंग कोऑपरेटिव बैंक, डीमर्ज्ड कोऑपरेटिव बैंक या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, इनको हम क्या नाम देंगे, प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक। और अमलगमेटेड कोऑपरेटिव बैंक, रिजल्टिंग कोऑपरेटिव बैंक और बैंकिंग कंपनी, इनको हम क्या नाम देंगे, सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक। तो साहब ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं ये इन दोनों को अलॉट किए जाएंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज। और फिर नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या, नंबर ऑफ डेज का मतलब फ्रॉम, अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स मींस प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक के लिए, तो फिर प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक के लिए नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और कब तक साहब, टू द डेट ऑफ अ डेट इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। सर क्या कहना चाहते हो, लेट्स से कि बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, लेट्स से अमलगमेशन मीन्स डीमर्जर हुआ, या फिर मान लीजिए कि मतलब कन्वर्जन हुआ, लेट्स से 1 अक्टूबर 2022 को, तो फिर प्रेडिसेसर के लिए पीरियड कितना बना, 1 अप्रैल 2022 से लेके
30 सितंबर 2022 और सक्सेसर के लिए क्या पीरियड बनेगा 1 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023। ठीक है, तो जिस प्रीवियस ईयर में कन्वर्जन हुआ है उस प्रीवियस ईयर में ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये प्रपोर्शनेटली नंबर ऑफ डेज के हिसाब से दोनों में बांट दिए जाएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कोरिलेट करना चाहता हूँ नॉर्मल अमलगमेशन डीमर्जर के केस में। याद है किसी को? ध्यान दीजिएगा डियर, नॉर्मल अमलगमेशन और डीमर्जर के केस में क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है डियर, डेप्रिसिएशन अलॉट किया जाता है बिटवीन द प्रेडिसेसर एंड द सक्सेसर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज। मतलब तकरीबन कुछ ऐसा ही प्रोविजन है। और इसके लिए हमने आपके साथ कौन सा सेक्शन देखा था, 6 प्रोवाइजर टू सेक्शन 32(1). तो 6 प्रोवाइजर के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर करते हैं। बट अगर हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करें तो डियर ये जो तीनों एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये जिस प्रीवियस ईयर में अमलगमेशन या फिर मतलब डीमर्जर हुआ है उस प्रीवियस ईयर में हम अमलगमेटिंग या फिर मींस डीमर्ज्ड कंपनी को नहीं देते। ये हम किसको अलाउ कर देते हैं यूजुअली, टू द अमलगमेटेड कंपनी और टू द रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी को हम तब अलाउ करते हैं यदि फैक्ट्स के बेसिस पे अगर वो एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग कंपनी से मतलब डील करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों एक्सपेंडिचर्स का 35D, DD और 35DDA इनका अपोर्शन वहां पे नहीं है। बट साहब कोऑपरेटिव बैंक के केस में इनका अपोर्शन करना पड़ेगा हमें प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक एंड दी सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज। प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक को कहां से, 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और जिस दिन बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके एक दिन पहले तक, और सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक को फ्रॉम द डेट ऑफ द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। सर एक बात बताओ, लेट्स से कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो 5 साल के लिए होते हैं। लेट्स से तीसरे साल बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो क्या होगा, तो डियर पहले 2 साल किसने क्लेम कर लिया होगा, प्रेडिसेसर ने। जिस साल आपका बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसका प्रपोर्शनेट किसने क्लेम किया होगा, प्रेडिसेसर ने, और उसका प्रपोर्शनेट किसने क्लेम किया होगा, सक्सेसर ने। और बाकी जो 5 साल में से 2 साल बच गए उसको कौन क्लेम करेगा, सक्सेसर क्लेम करेगा। तो डियर यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हमें किस तरीके से उसके अपोर्शन करना है। आगे आते हैं, मुद्दे वाली बात है डियर लॉसेस की। अच्छा, तो थोड़ा सा और देख लें क्या, चलिए अमलगमेशन क्या होता है मेरे साथ साथ देख लें। द मर्जर ऑफ एन अमलगमेटिंग कोऑपरेटिव बैंक ऑफ बैंक्स विद द अमलगमेटेड कोऑपरेटिव बैंक इन सच ए मैनर दैट ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द अमलगमेटिंग कोऑपरेटिव बैंक इमीडिएटली बिफोर मर्जर के साथ अमलगमेटिंग कोऑपरेटिव बैंक के सारे एसेट्स और मींस लायबिलिटीज मर्जर के पहले वो किसके बन जाने चाहिए, अमलगमेटेड कोऑपरेटिव बैंक के। परंतु किसको छोड़ देना, अदर देन द एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय सेल और डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग अप टू द अमलगमेटेड कोऑपरेटिव बैंक के साथ। अगर आपने वाइंड अप करके अगर आपने कोई एसेट वगैरह मतलब ट्रांसफर किया है तो वो तो हमारे पास पहले ही आ गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। दूसरा, द मेंबर्स होल्डिंग 75% ऑफ मोर ऑफ द वोटिंग पावर्स इन द अमलगमेटिंग कोऑपरेटिव बैंक बिकम्स द मेंबर्स ऑफ द अमलगमेटेड कोऑपरेटिव बैंक। ये तो हमने आपके साथ पहले भी देखा था। और साहब तीसरा हो गया, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 75% और मोर इन द ऑफ द वोटिंग ऑफ द शेयर्स इन द अमलगमेटिंग कोऑपरेटिव बैंक अदर देन द शेयर्स हेल्ड बाय अमलगमेटेड कोऑपरेटिव बैंक और इट्स नॉमिनी और इट्स सब्सिडरी इमीडिएटली बिफोर मर्जर बिकम्स द शेयर होल्डर्स ऑफ द अमलगमेटेड कोऑपरेटिव बैंक। इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट्स से एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है एबीसी कोऑपरेटिव बैंक, और लेट्स से एक और कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है XYZ कोऑपरेटिव बैंक। तो लेट्स से एबीसी कोऑपरेटिव बैंक है इन ह्यूज लॉसेस, और लेट्स से कि एबीसी कोऑपरेटिव बैंक के जो 30% शेयर्स हैं ये ऑलरेडी XYZ के पास हैं। लेट्स से XYZ की सब्सिडरी है PQR कोऑपरेटिव बैंक, PQL कोऑपरेटिव बैंक, इसके पास इसके 20% शेयर्स हैं। और लेट्स से इनके नॉमिनी हैं जो कि किसी और पर्सन के बिहाफ पे शेयर होल्ड करते हैं, इनके पास लेट्स से 10% शेयर्स हैं। तो मुझे बताएंगे एबीसी कोऑपरेटिव बैंक के शेयर्स ऑलरेडी अमलगमेटेड कंपनी या उसके सब्सिडरी या उसके मींस नॉमिनीज के पास मिला के कितने हैं, 60%, बचा कितना 40%। तो अमलगमेशन के लिए डियर इस 40% का 75% मतलब ये हुआ कि कम से कम 30% शेयर्स जिन शेयर होल्डर्स ने होल्ड किया हुआ है उनको जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी अमलगमेशन होगा एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ध्यान दीजिएगा, द शेयर होल्डर्स होल्डिंग 75% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द the shareholders holding 75% more of the value of shares in the amalgamating cooperative bank shall continue with the amalgamated cooperative bank। इसी तरीके से आगे आते हैं डिफरेंस demerger, the transfer by a demerged cooperative bank of one or more of its undertaking to the resulting cooperative bank in such a manner that all the assets and liabilities of the undertaking immediately before the transfer becomes assets and liabilities of the resulting cooperative bank। और साहब उसी वैल्यू पे ट्रांसफर होना चाहिए जिस वैल्यू पे आप थे immediately before the मतलब demerger। बट अगर आपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मली हम रिवैल्यूएशन को कंसिडर नहीं करते।
द रिजल्टिंग कोऑपरेटिव बैंक इश्यूज इन कंसिडरेशन ऑफ द ट्रांसफर इट्स मेंबरशिप टू द मेंबर्स ऑफ द डिमर्ज्ड कोऑपरेटिव बैंक, और 75% उसी तरीके से जो शेयर होल्डर्स हैं ऑफ द डिमर्ज्ड कोऑपरेटिव बैंक वो कंटिन्यू करने चाहिए टू द रिजल्टिंग कोऑपरेटिव बैंक एज वेल। ठीक है, द ट्रांसफर शुड बी ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मतलब कंडीशंस हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। अब आते हैं मुद्दे वाली बात में, डियर लॉसेस प्रोविजंस रिलेटेड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ accumulated losses and unabsorbed depreciation allowance in case of business reorganization of cooperative bank। अच्छा, तो हम बात करते हैं अमलगमेशन केस की। ध्यान दीजिएगा, द ससी बीइंग अ सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक, मतलब जो अमलगमेटेड कोऑपरेटिव बैंक है, शैल इन केस वेयर द अमलगमेशन हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जितने भी लॉसेस होंगे शैल बी अलाउड टू सेट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉस एंड अब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक इफ द अमलगमेशन हैज नॉट टेकन प्लेस। और बाकी सारे के सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई करेंगे। कंडीशंस क्या क्या है, प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक को एंगेज होना पड़ेगा बैंकिंग बिजनेस में कम से कम 3 साल, और उसे कम से कम 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स होल्ड करनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली फॉर 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। तो साहब 2 साल पहले से लेके बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन की डेट तक आपको कम से कम 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स होल्ड करनी पड़ेगी। सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक को साहब जिन्होंने अमलगमेशन के दिन मींस मतलब बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के दिन उन्होंने जितने भी जो है फिक्स्ड एसेट्स अक्वायर किए हैं उसका 3/4 ऑफ द वैल्यू होल्ड करना पड़ेगा कम से कम 5 साल तक इमीडिएटली सक्सीडिंग द डेट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, और उसको प्रेडिसेसर का बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ेगा कम से कम 5 साल तक, और बाकी कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे जो कि प्रिस्क्राइब्ड होंगे, तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डीमर्जर के केस की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, डीमर्जर वाले केस में ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि जिस अंडरटेकिंग को आपने ट्रांसफर किया उसका जो लॉस है वो तो रिजल्टिंग कंपनी को मिल जाएगा, बट लेट्स से अगर आपने जिस अंडरटेकिंग को ट्रांसफर किया उसका स्पेसिफिक लॉस नहीं है तो आपको प्रोपोर्शनेट लॉस भी आपको कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग ट्रांसफर टू द रिजल्टिंग कोऑपरेटिव बैंक एंड द टोटल एसेट्स ऑफ द मींस डीमर्ज्ड कोऑपरेटिव बैंक। तो आप प्रोपोर्शनेटली उसका भी लॉस आप लेके जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस वगैरह स्पेसिफाई कर सकती है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपने इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया या अगर आपने अमलगमेशन में ये कंडीशंस पूरी नहीं किए कि प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक को और सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक को लेट से 5 साल तक उस बिजनेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो जिस साल आप उन कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगे उस साल आपने जितना लॉस ऑलरेडी सेट ऑफ कर लिया वो आपकी इनकम बन जाएगी। ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉस हमने आपके साथ पहले भी देखा था साहब। एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब होता है लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी एक्सेप्ट द स्पेक्यूलेशन लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड मींस डेप्रिसिएशन, जो कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर लेट्स से कोई बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ होता। ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, तो लेट्स से कि कोई भी ट्रांसफर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय द प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक टू द सक्सेसर, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कैप गेन नहीं होगा। सेम वे में अगर लेट्स से शेयर होल्डर है बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में, उसने जो है वो अपने शेयर्स जो कि उसने होल्ड किए थे इन द प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक उसको उसने दे दिया और उसके बदले उसको मिल गए शेयर्स ऑफ दी मींस रिजल्टिंग कोऑपरेटिव बैंक, तो साहब मतलब सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर वो सेम होगी जो कि उसने अक्वायर की थी इन द प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक, और पीरियड ऑफ होल्डिंग में हम इंक्लूड करेंगे द पीरियड फॉर विच द शेयर्स आर बीइंग हेल्ड इन द प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक। बट लेट्स से कि अगर डीमर्जर का केस है तो डियर हमने आपके साथ साथ डीमर्जर के केस में बहुत बार देखा हुआ है कि डीमर्जर के केस में क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इन दी डीमर्ज्ड कंपनी वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी, और जो मतलब रिजल्टिंग कोऑपरेटिव बैंक में उतनी ही जितनी कि हमारी मींस डीमर्ज्ड कंपनी में कम हुई है, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रोपोर्शनेटली उस रिजल्टिंग कंपनी में उतनी हो जाएगी। लेट्स से कि एक डीमर्ज्ड कोऑपरेटिव बैंक है डी कोऑपरेटिव बैंक, और एक है रिजल्टिंग कोऑपरेटिव बैंक मींस आर कोऑपरेटिव बैंक। मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैंने लेट्स से कि मेरा नाम है मिस्टर ए, मैंने डी कोऑपरेटिव बैंक का शेयर खरीदा था ₹1000 का। ठीक है, डी कोऑपरेटिव बैंक की जो नेटवर्थ थी दैट नेटवर्थ वाज ₹1000 करोड़। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमर्जर किया और 400 करोड़ रुपए के जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफर कर दिया टू द रिजल्टिंग कोऑपरेटिव बैंक। तो मेरी जो 1000 रुपए की शेयर है क्या अभी 1000 रुपए की बची? नहीं, डिमर्ज्ड कोऑपरेटिव बैंक में मेरी शेयर कितने की होगी? इसके पहले हम देखते हैं कि रिजल्टिंग कोऑपरेटिव बैंक में साहब 400 करोड़ रुपए आ गए, तो 400 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल इनकी वर्थ थी 1000 करोड़, और इस 1000 करोड़ रुपए की वर्थ की वजह से इनके शेयर की कीमत थी 1000 रुपए। तो साहब अब तो हमारे पास रिजल्टिंग कंपनी के पास 400 करोड़ आ गए, तो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर की कीमत कितनी हुई? 400 रुपए। तो हमने क्या देखा कि अगर रिजल्टिंग कंपनी के शेयर की कीमत हुई 400 रुपए, तो फिर डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर की कीमत कितनी बच जाएगी पोस्ट डीमर्जर? 600 रुपए। तो सर क्या मिस्टर ए को लॉस हुआ? नहीं, मिस्टर ए को के पास पहले सिर्फ और सिर्फ डी कोऑपरेटिव बैंक का एक शेयर था 1000 रुपीज का। अब डीमर्जर के बाद मिस्टर ए के पास डी कोऑपरेटिव बैंक का शेयर है 600 रुपए का,
और आर कोऑपरेटिव बैंक का शेयर है 400 रुपए का, मीन्स मिस्टर ए स्क्वायर ऑफ, उनको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, अंतर बस इतना आ गया कि मिस्टर ए के पास अब दो कंपनीज या फिर दो कोऑपरेटिव बैंक्स के शेयर हैं, एक इसमें से डिमर्ज्ड कंपनी और दूसरी इसमें से रिजल्टिंग कंपनी। ठीक बात है। आगे आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक। तो साहब जिस कॉस्ट पे प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक ने एक्वायर किया था वही आपके लिए कंटिन्यू किया जाएगा। देखेंगे वेयर द कैपिटल एसेट बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द एसोसिएट बाय द वे ऑफ ट्रांजैक्शंस रेफर्ड टू, देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट फॉर द प्रीवियस ओनर रिक्वायर्ड इट। अगर कोई इंप्रूवमेंट वगैरह की गई तो उसको भी कंसीडर कर लो। और पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए हम कंसीडर करेंगे द पीरियड फॉर विच द कैपिटल एसेट वाज बीन हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर शैल आल्सो बी इंक्लूडेड। तो डियर ये तो रेगुलर वही प्रोविजन है। तो हमने आपके साथ डियर फ्रेंड्स बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स देख लिया बहुत क्विकली।